अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अनदर ब्रिलियंट मैच प्लेड येस्टरडे एंड ब्रिलियंट इन अ सेंस कि पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा खेला एंड कराची किंग्स मेड श्योर कि भाई नहीं जीतना तो नहीं जीतना, नहीं जीतेंगे चाहे हम जितनी दफ़ा मैच में कम बैक करने की कोशिश करें, बट वी कैन नॉट विन इट। एंड यस, कराची डिड द सेम मिस्टेक्स। बात करेंगे इसके हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। देखिए जी, मैं तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के बाद सोग में आज ब्लैक में आया हूँ, लेकिन सवेरा ज़ल्मी को ट्रिब्यूट देने को आज फुल येलो में, स्पार्कलिंग इन येलो कलर। मैं तो डर रही थी। मैं बिल्कुल, वैसे मैंने ये नोट नहीं की थी। मैं सिर्फ ये डरते डरते आई थी कि लाला जो है ना आज मुझे किससे मिला देंगे, तो मैं बड़ा डरते डरते मैंने ये भड़कीला सा रंग पहना। नहीं, वेरी नाइस। अभी इमाम कालपोल अच्छा खासा हो चुका है। हाँ, नहीं बिल्कुल जी। अब लाला इस पे क्या बोल सकते थे, वो हम लाला पे छोड़ देंगे, बिकॉज थोड़ी देर में वो हमको जो है वो जूम पे ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन हमारे जो लाहौर की स्टूडियोज की टीम है उनको हम खुशामदीद करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मिसबा, इरम एंड इमाम, वेलकम बैक। हाउ आर यू गाइस डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। सवेरा, लाला भी थोड़ी देर में हमें जूम पे ज्वाइन कर रहे होंगे। आई अज्यूम तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम उनको भी शामिल करेंगे, और इंजी भाई भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। उनको तो खास तौर से हम सुनना चाहेंगे कल के मैच के बाद, बिकॉज जाहिर है आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दोज मैच सवेरा जिसका आई थिंक प्री मैच हमने जितना तफसील से इस मैच को डिस्कस किया है, मेरे ख्याल एक एक प्लेयर को उठा के मैच की हाइप थी ना, सीरियसली। और जिस वक्त कल मैच चल भी रहा था, मैं बड़ा गौर से उसको जो है देख भी रहा था, और एक एक प्लेयर के हवाले से हम बात कर रहे थे। बट देयर वाज सम सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेस टुडे। हसीबुल्लाह आउट ऑफ नोवेयर ही केम, और उससे वाकई एक तो ज़ाहिर है वो कराची की पिटाई लग रही थी तो मुझे उसका अफसोस तो हो रहा था, लेकिन जो एक चीज़ थी और जो हमने आज एक्सपर्ट पैनल से हम बात भी करेंगे कि जो हमारे नई ब्रीड ऑफ प्लेयर्स आ रही है, ये 19, 20, 21 साल के लड़के, they are very brave players, because एक मौके पे जब 2 रन्स पे 3 खिलाड़ी आउट थे, हमारी टिपिकल आदत ये होती we could have gone in our shells, लेकिन what a brave knock today. One should have been so proud of all these young guns. ये जो अभी ये जो नई लॉट ये जो आई है ना, ये नई ये कर रहे हैं डोमेस्टिक में लगातार। हसीबुल्लाह की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कप में ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, एंड मुसलसल ये जो वो कहते हैं ना अग्रेसिव बैटिंग दिख रही है हमें, ये एक बहुत अच्छा कन्वर्टिंग द डीएनए ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज ब्रिलियंट। सो मिसबा, सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। ऑन एंड ऑन इस PSL 8 ने बहुत दफा अब ये बात प्रूव कर दी है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेकर आइए और वो आपको यही कमाल करके दिखाएंगे जो कल फ्रॉम द वर्ड गो हसीबुल्लाह डिड। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई हसीबुल्लाह की, जो भी उसको चांस मिला और जो उसका कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। मुझे थोड़ा सा इसलिए भी अंदाज़ा है कि एक तो मैंने अंडर 19 में भी उसकी इनिंग्स देखी हैं, फिर फर्स्ट क्लास में भी, और फिर KPL में हमारे साथ था वो, उसने बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे भी 2-3 इनिंग्स खेली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एटीट्यूड होता है किसी भी प्लेयर का। आई थिंक कि वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में आके इस तरह का खेलना, आई मीन यू कुड गो ऑन एनी साइड, 3 पे 3 आउट, शेल में चले जाएं, लेकिन वो अल्लाह ने उसके लिए एक लिखा हुआ था चीज़ कि वो ओपनर है और खेला है 5वें नंबर पे, लेकिन आलमोस्ट उसको ओपनिंग की स्लॉट ही मिल गई 3 आउट होने की वजह से। तो यू नेवर नो कि जब टीम ऐसी सिचुएशन में आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी किसी ना किसी के साथ लेके आ जाती है। तो आई थिंक ये जो ऐसी इनिंग्स है, वहाँ से खेलना, चांस मिलना कि जहाँ से बिल्कुल उसने अपने आप को एक मनवाने वाली बात है। तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी। और एक और चीज़ भी, ये मेरे साथ इरम बैठी हुई थी तो कल वो टीम बना रही थी कि कैसे टीम बनाए, तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि पेशावर की टीम एक ही सूरत में बनती है, ये हसीबुल्लाह को डाल दें राजापक्षा की जगह और मुजीब को डालें, जैसे भी डालें। राजापक्षा बाहर जाएंगे, इमर्जिंग की जगह हसीबुल्लाह आ जाएगा। तो ये मेरे से यही पूछ रहे थे कि वो तो ओपनर है, फिर कौन से नंबर पे खेले, तो मैंने यही कहा कि भाई उसका तो 5वें नंबर पे तभी रोल आएगा ना कि अल्लाह ना करे इनकी अगर ऊपर से कोलैप्स हो गया। क्या तो पिंडी की कंडीशंस में वो ज़्यादा बेहतर खेल सकता है, और अगर ऊपर वाले अच्छा खेल गए तो फिर तो वैसे ही इनके पास बैटिंग इतनी है कि उसकी बारी नहीं आनी।
लेकिन मुजीब का टीम में आना बड़ा जरूरी है। बहुत वो मुझे लगता है कि वो वही एग्जैक्टली हुआ और उसने उसको प्रूव भी किया। आई थिंक वेरी गुड फॉर पेशावर ज़ल्मी यहाँ से मैच जीतना। राइट ऐसा करते हैं जरा मैच की समरी पे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपको हमने इतनी प्रेडिक्शंस करा दी हैं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो गई है कि अब आप मैच सिनेरियो भी पूरा बता सकते हैं। बहुत आला। ऐसा करते हैं जी इस मैच की जरा हम समरी पे जाए। ये तो तुक्के ही होते हैं वैसे। वैसे ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं थोड़ी बहुत एक इंस्टिंक्ट चाहिए होती है और वो इंस्टिंक्ट हर किसी की डेवलप नहीं हो सकती। ज़ाहिर है यू नीड सम कैलिबर फॉर दैट, यू नीड सम एक्सपीरियंस फॉर दैट। जरा मैच समरी पे एक बार नजर डाल लेते हैं जिसमें ज़ाहिर प्रोमिनेंट परफॉर्मर्स जो हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। कराची किंग्स ने वेल टॉस जीता और एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम चेज करेंगे। वेल जाहिर है एक डिबेटेबल एक उनका ये डिसीजन है, हम इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन पेशावर को उन्होंने बैटिंग दी। आमिर का ब्रिलियंट स्पेल, 4 विकेटें आमिर ने ओवरऑल हासिल की, लेकिन दैट फर्स्ट स्पेल वाज अमेजिंग। आमिर ने LBWs किए तीनों को और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने 12 बॉलिंग की, लेकिन फिर उसके बाद अमेजिंग रिमार्केबल कमबैक बाय पेशावर ज़ल्मी। 197 रन बनाने में वो कामयाब हुए। रोहमान पावल उनके मेन रन गेटर रहे जिन्होंने 34 गेंदों में 64 रन बनाए। और कराची किंग्स की जो लैक ऑफ डेप्थ इन बॉलिंग, यानी आमिर के बाद फिर जिस तरह उन्होंने स्पिनर्स को टारगेट किया, चाहे वो शमसी हो या इमाद, वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हुई। आमिर यामीन ने काफ़ी रन दिए। नाकिफ जावेद went for 58 ऑफ his 4। जवाब में कराची किंग्स का आगाज़ तो गनीमत था, लेकिन पहली विकेट गिरने के बाद well you've got to say they were never in the chase। एंड में कुछ रेयर गार्ड एक्शन इमाद वसीम ने ज़रूर किया, बट दैट डिडंट रियली हेल्प बिकॉज शायद उस वक्त तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था। इमाद ने अच्छी इनिंग के लिए 57 रन बनाए 30 गेंदों पे, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। बेन कटिंग ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, 15 रन बनाए 13 गेंदों पे। मैथ्यू वेड ने 57 रन बनाए 41 बॉलों पे, लेकिन उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं रही। 3 विकेटें हासिल की अजमतुल्ला उमरज़ई ने और 3 विकेटें ही हासिल की आमिर जमाल ने, लेकिन बहुत नपीतुली बॉलिंग इसके साथ साथ मुजीबुर रहमान ने की, जैसे कि मिसबा ने अभी जिक्र किया। 2 खिलाड़ी उन्होंने भी आउट किए। सो बहरहाल जी ये हो गया इस मैच का सिलसिला। कराची किंग्स को जो है वो शिकस्त हुई इसमें 24 रन से। अब ऐसा करते हैं कि जी लगे बंदे हम ज़रा पॉइंट्स टेबल पर जो है वो भी नज़र डाल लेते हैं। और पॉइंट टेबल पर ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स अभी भी टॉप पर है। नेचुरली आज वो फिर एक्शन में होने वाले हैं। लेट्स सी, वैसे आज के मैच के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली वो अगर आज हार भी जाते हैं तो दे विल स्टे एट द टॉप बिकॉज नेट रन रेट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुल्तान सुल्तान नंबर 2, इस्लामाबाद यूनाइटेड सेम एज येस्टरडे, लेकिन जो तब्दीली आई है वो देयर इज़ अ स्विच ओवर बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची। पेशावर अब 1 मैच इन हैंड के साथ 6 पॉइंट्स लेकर नंबर 4 पे आ गया है क्वालिफिकेशन जोन में, दे आर नंबर 4। कराची किंग्स जो है सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुका है 7 और 5वें नंबर पे है, 4 पॉइंट्स उनके सिर्फ हैं। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वेल वन वुड से दे स्टिल हैव गॉट गेम्स इन हैंड, सो यू नेवर नो अगले 5 मैचेस में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवेरा जहाँ तक कराची किंग्स का ताल्लुक है 7 मैचेस खेल चुके हैं, 5 हारे हैं 2 जीते हैं। आई थिंक इनके लिए अब अगले राउंड में पहुंचना बहुत आई थिंक काफ़ी ब्लीक हो गई है बिकॉज रिमेंबर the 3 matches that they are playing, Islamabad United they are playing Lahore Qalandars once again and they play Quetta Gladiators, जिनसे ये generally हार जाते हैं। So well tough road for Karachi, very tough road। और ये कल जो है जब कैंप का दिखाया और जिस वक्त जो है मैच हारा कराची ने, और जब कराची के डगआउट पे नजरें गई और कराची की जो पूरी वो जो फैमिलीज वगैरह सब बैठी होती है उस पर गई नजरें, तो उस वक्त आपको पता चल गया था कि उन्होंने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ हम शायद पार्टी स्पॉइलर ज़रूर बन सकते हैं, मगर अब आगे का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। बट विद दैट पेशावर ज़ल्मी की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंज़मामुल हक को हम खुशामदीद कहते हैं। इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत और सारों को मेरा सलाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो। जब जीत के आप आते ना तो अगले दिन आपकी आवाज में वो खुशी सुनाई दे रही है। पोज भी कोई बॉडी बिल्डर वाला पोज इंजी भाई बना के बैठे हैं, जरा आप चेक तो कीजिए कि जरा थोड़े से नजर आए जी, जरा हाम शाम्स बने हुए। बट कांग्रेचुलेशंस इंजी भाई। अरे नहीं अच्छे लग रहे थे, आप बैठे हैं ऐसे प्लीज। ओहो, जिस तरह लड़कों ने छक्के मारे ना तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मेरे में भी जान है। आप में जान है बिल्कुल जी। मगर भाई कमाल हो गया। और वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हसीबुल्लाह he came, he saw and he conquered। जी बिल्कुल। और उसने जितनी जबरदस्त इनिंग्स खेली है ना, और ये एक और एग्जांपल है जिस तरह अभी मिसबा भी कह रहा था कि जी मैंने इसको अंडर 19 भी खेलते देखा, फर्स्ट क्लास भी खेलते देखा, और ये प्रॉपर खेल के आ रहा है सारी चीजें। और जो प्लेयर सारी चीजें खेल के आ रहा होगा ना,
और आपने कल उसने स्कोर तो किया है, बड़ा ज़बरदस्त किया, और जो उसकी स्कोर करने की पेस थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन अगर आप उसको देखें ना तो उसने बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं। बिल्कुल, कोई ऐसे शॉट्स नहीं खेले कि जी कोई आके उसने चलानी शुरू की है कि जी उसमें 50 कर गया। तो जिस टाइम आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपके पीछे मुसलसल क्रिकेट होती है ना, तो उससे ना आप जो शॉट्स खेलते हैं ना, वो बड़ा मजा आता है कि जी उसको देखने का। एक तो 50 रन किए हैं अपने पहले मैच में, ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जिस तरह के उसने शॉट्स खेल लिए ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ ये मिसबा भी बैठा है, इमाम भी बैठा है, क्योंकि ये क्रिकेटर्स है और तो इन्होंने एंजॉय किया होगा। उनको एक तो स्कोर को एंजॉय करते हैं, जो शॉट्स खेल लिए ना उसको एंजॉय किया होगा। तो मुझे बड़ा जबरदस्त कल मैं बहुत एंजॉय किया उसकी बैटिंग को, क्योंकि जिस तरह उसने आके खेला, प्रेशर नहीं लिया। और ये भी एक और चीज है कि आप जिस टाइम फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं ना, तो आप दूसरी चीजें, तो आप जिस टाइम प्रेशर वाली पोजीशन आती है तो आप उसमें भी अच्छा खेलते हैं, कि जहां हमारे 1 पे 3 आउट हुए थे, वहां जाके जिस तरह की उसने इनिंग्स खेल ली, तो मेरे ख्याल में उसको हसीबुल्लाह को बहुत मुबारक होना चाहिए कि जी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल ली। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ज़रा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हसीब की तो हमने बात की है, और इमाम आपसे बात करते हैं। आमिर के करियर के काफ़ी सारे फर्स्ट स्पेल्स जो आमिर ने करवाए वो बड़े यादगार रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के खिलाफ हमें याद है चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल, इस तरह हम 2-3 और गिन सकते हैं। लेकिन कल आमिर जिस तरह इंजरी ले ऑफ के बाद वापस आए और जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया और जिस तरह उन्होंने एक के बाद दीगरे, हम वी टॉकिंग अबाउट 3 बिग प्लेयर्स देयर, और मज़ा आया आमिर का कल का पहला स्पेल देखकर। जी बिल्कुल, देखें फ्रेश लग रहे थे, बॉडी बहुत फ्रेश लग रही थी, क्योंकि बीपीएल भी पूरा सीज़न खेल के आए थे, उससे पहले T10 वगैरह भी खेल रहे थे, तो वो एक रेस्ट उनको मेरे ख्याल से चाहिए भी था 2 मैचेस का। और उसके बाद देखें जब आपका आगे से बॉल स्विंग होता है ना, जब आपका आगे जोर लगता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी फ्रेश है और आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए खुशी की बात है कि आमिर का कराची के लिए अनफॉर्चुनेटली वो जीत तो नहीं सके, लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। देखें ये जो मैच हुआ है ये बहुत मुश्किल होता है, 10 मैचों में 1 या 2 मैचेस होते हैं कि आपके 2 ओवर में 3 आउट हो जाएं, वो भी T20 में, और उसके बाद आप कम बैक करें। लेकिन आमिर की मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंसेज है वो सारी अंडर शेडो हो गई बिकॉज ऑफ द पावर और जो हसीबुल्लाह ने खेली है। लेकिन आमिर ने जो सही यूटिलाइज किया, जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे कि पिंडी में नया बॉल स्विंग होता है, क्योंकि उधर का वेदर अभी थोड़ा सा चिली है और वहाँ पे बॉल जरा शुरू में 2 ओवर जो है स्विंग होता है। तो आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो उससे कराची और वसीम भाई और इमाद जो है मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आमिर बहुत सीनियर बॉलर हैं, और आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल, 4 फॉर इन विनिंग कॉज और 4 फॉर इन लूजिंग कॉज, उसकी वेटेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। बट इरम, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, हम के स्टार जिनकी बात कर रहे हैं इस वक्त मुसलसल, हसीबुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसीब, आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त आपकी कारकर्दगी रही। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो हसीब, सबसे पहला ही सवाल, जब आप 2 फॉर 3 इस सिचुएशन में, आप जनरली वैसे ओपन करते हैं, आपको एक सिनेरियो अपने ही हिसाब का मिल गया कि आप 5वें नंबर पे तो आ ही रहे थे, मगर एज ओपनर अभी उतनी नहीं थी बॉल, उतनी नहीं थी कंडीशन सारी, आपको कन्वीनियंस उससे फील हुई या फिर वो 2 फॉर 3 का प्रेशर था जहन में? कहीं लगा नहीं वैसे प्रेशर? नहीं, मेरा तो बिल्कुल माइंड में नहीं था कि हमारे विकेट गिर गए, क्योंकि मैं नए बॉल से खेलता हूँ, तो वही नए बॉल से मौका मिला मुझे खेलने का। तो मैं जब ही गया तो साथ में जो पार्टनर था मेरे साथ, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि विकेट बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ा सा 1 ओवर ले ले, 2 ओवर ले ले, उसके बाद जो आपका नेचुरल गेम है तो वही खेले। तो मुझे प्रेशर बिल्कुल नहीं था कि विकेट्स आउट हो गए, मैं अपना नेचुरल गेम खेल रहा था। हसीब, ये बताइए कि मैच का कब बताया था आपको कि आप प्लेइंग 11 में आने वाले हैं? क्या एक दिन पहले ही बता दिया था टीम मैनेजमेंट ने? इंजी भाई भी बाय द वे बैठे हुए हैं, आपको सुन भी रहे हैं अभी, तो टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था या मैच से पहले आपको बताया था? उस वक्त क्या एहसास है जब आप पता चला कि मैं मैच खेलने वाला हूँ, अपना PSL डेब्यू करने वाला हूँ? मुझे एक दिन पहले अकरम भाई और समी भाई ने बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कल खेल रहा हूँ, और मेरा यही सोच था कि मैं अपने टीम के लिए अच्छा करूँ और अपना नेचुरल गेम खेलूँ। तो नींद आ गई थी रात में वैसे आपको? एक्साइटमेंट में अक्सर खिलाड़ियों की नींद उड़ जाती है ना, हमने ये सुना है। बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया था। जबरदस्त। मिसबा, आप कुछ बात करना चाहेंगे हसीब से? बहुत बहुत मुबारक हो हसीब,
मैंने पहले ही बताया कि खुशी होती है क्योंकि मेरे साथ ये रहा है एक टूर्नामेंट में, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स वहाँ पे भी खेली हैं। जो अच्छी चीज़ जो मज़ा आया है कि स्पिनर पे भी जो है जिस तरीके से उन्होंने इमाद को उस टाइम पे अंडर प्रेशर किया। आई थिंक गेम अवेयरनेस की हमेशा हम बात करते हैं, 3 पर 3 थे, अच्छा गेम को असेस किया कि हम लोगों को यहाँ पे लंबा स्कोर करना ही है, चांस दिया और 6 ओवरों में 40 प्लस हो गया था उसी पे। तो वो मेरे ख्याल में वो हसीब की वो जो काउंटर अटैक था उसी की वजह से हुआ और उसी की वजह से इनकी टीम ने रन्स किए। स्पेशली उस वक्त बहुत अच्छा लगा जब मैचअप्स की हम बात करते हैं कि जैसे इमाद आए हैं, इन्होंने वो 1 ओवर लगाया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हुई है कराची की टीम। वेरी वेल डन। यही मुझे चीज़ अच्छी लगी थी हसीब की वहाँ पे भी कि इसको जो भी इससे मिस्टेक होती थी जिस गेम में, तो इससे जब बात करते थे तो वो अगले ही मैच में इम्प्रूवमेंट नज़र आती थी। वो उस चीज़ को कोशिश करता था कि मैं इसको रिपीट ना करूं। तो वेरी वेल डन। इसी तरह मेरे ख्याल में खेलेगा तो आगे पाकिस्तान के लिए भी करेगा, पेशावर के लिए तो अच्छा करेगा ही। सो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक मुसबा भाई, बहुत शुक्रिया। मैं यही प्रैक्टिस कर रहा था कैम्प में, तो इंजी भाई ने बहुत हेल्प की मेरे साथ क्योंकि मैं एज ओपनर खेलता हूँ। तो जब मैं बीच में जाता था तो इंजी भाई यही कहता था कि आपने एडजस्ट करना है, हर जगह पे एडजस्ट करना है आपने। और कामी भाई ने बहुत हेल्प की मेरे साथ ट्रेनिंग में और नेट्स में। कामी भाई ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, तो मैं इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंजी भाई, मैच के बाद तो ज़ाहिर है या इनिंग के बाद आपने कुछ ज़ाहिर टीम टॉक वगैरह तो हुई होगी, तो क्या कुछ आपने जाके हसीब को क्या बोला बाद में, कुछ ज़रा हमारे साथ भी शेयर करें। ज़ाहिर अप्रिशिएट ही किया होगा, लेकिन व्हाट वर योर वर्ड्स, अगर आप कुछ बताना चाहें हमें। नहीं, मैंने बिल्कुल इसको कहा था कि जी वेल डन, कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेला है। तो और जिस तरह ये खेला है और जिस मौके पे ये खेला है, तो मेरे ख्याल में तारीफ के अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता था उसके लिए। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है इसके लिए भी कि ये आगे अपनी इस तरह की और इनिंग्स खेल सकता है, इसमें एबिलिटी है। और स्पेशली पाकिस्तान के किसी भी यंगस्टर्स को है ना इस तरह खेलते हुए देख के कि जी मैंने आपको बताया कि एक तो इतने प्रेशर में खेल रहा था और फिर इसने उस पेस को बरकरार रखा क्योंकि जी टेम्पो तो इनिंग्स का हमारी सारी का इसने हसीबुल्ला ने बनाया और बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ क्योंकि जी बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स खेले। तो बड़ा अच्छा है और बड़ा खुशी हुई क्योंकि जी दोनों अगेंस्ट फास्ट बॉलर और स्पिनर्स पे दोनों पे इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। इसका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं तो इसको गुड लक कहूँगा कि जी रेस्ट ऑफ जो मैचेस हैं हमारे दूसरे उनके लिए, और इसी तरह ये अपनी मेहनत करता रहे तो बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह। आई वुड लाइक इरम टू कंट्रीब्यूट समथिंग के इरम जो है, अगर आप हसीब से कोई बात करना चाहती हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू से? जी बिल्कुल, अभी यही हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये जो हसीब की इनिंग थी ये मुझे बिल्कुल सेम मुझे अपनी साउथ अफ्रीका वाली इनिंग जो है वो याद आ गई। ये भी 3-4-3 थे, हम भी 3-4-3 थे। और मैं जब अंदर गई जिस तरह हसीब आया है बिल्कुल वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इसने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लिया और ईजी होके खेल रहा था। इसने अपने माइंड में नहीं सोचा कि यार हारिस भी आउट हो गया, मेन बैटर हमारा बाबर भी आउट हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और जो मेन चीज़ इसकी थी कि ये मैच विनिंग इनिंग थी कि इसकी टीम जीत गई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैं इसी तरह मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस कहती हूँ। आगे अभी टूर्नामेंट रहता है, ऐसे ही खेलते जाओ। प्रेशर सिचुएशन आएंगी और इससे ज़्यादा आएंगी, पैनिक नहीं करना। और जैसे आपका जो स्टाइल है ना कि आप टेंशन फ्री होके खेलते हो, आपने वही खेलनी और अपनी गेम करनी। गुड लक। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हसीब, आपका ताल्लुक पिशीन से है, कोयटा के करीब, वहाँ से, और कुछ ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए। क्रिकेट कब से खेलना शुरू की? बिकॉज जो नए प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में ज़रा हम ये जानना भी चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो भी जानना चाहते हैं। कौन इंस्पिरेशन था आपके जब आप छोटे थे? घर में किसने मदद की? कुछ ज़रा बताइए अपने बारे में। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था बचपन से, क्योंकि हमारी जो अपनी घर की टीम है उसमें से हम 9 घर के खेलते। तो मेरा वालिद साहब खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और मेरे चचा भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। शुरू में चचा ने बहुत हेल्प की मेरे साथ, वो एज ए कीपर भी है, तो वो कीपिंग का प्रैक्टिस करवाता था, ट्रेनिंग करवाता था और बैटिंग
करवाता था। बाद में मेरे वालिद साहब ने बहुत हेल्प की और अभी भी वही हेल्प कर रहा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार उन लोगों का, क्योंकि हमारे तरफ ग्राउंड्स नहीं है, ना कोई एकेडमीज वगैरह है, तो हमने खुद अपने लिए एक नेट बनाया है, तो वहाँ पे वो आके मुझे बताते हैं और मुझे बहुत कुछ सिखाते, तो मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार। उसके बाद हमारे बलूचिस्तान के जितने भी कोचेज हैं, जिस तरह असलम शेख है और हुसैनी सर है और बाकी जो भी है, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक आने में। बिल्कुल। और मैं इमाम, हम जब बार बार एक बात कहते हैं कि अपने लोकल टैलेंट को पहचानना जो है वो हमारी इन फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जबकि कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है, हमें पता है कोयटा इज स्ट्रगलिंग दैट वे, बट अगर आपको अपने लोकल टैलेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मुझे लगता है हसीब को सबसे पहले शायद कोयटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो ये जो लोकल टैलेंट की इंफॉर्मेशन और लोकल टैलेंट को अंडरस्टैंड करना, ये आज इंपॉर्टेंट शो कर रहा है। जी देखें बिल्कुल सवेरा, लास्ट मैं तो हसीब को काफ़ी देर से जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही फर्स्ट क्लास खेलता है, नेशनल T20 खेलता है, बलूचिस्तान से ये खेलते हैं, तो ऐसे लोकल टैलेंट को जानना बहुत ज़रूरी है आजकल, और उनको एक खुला मौका देना, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप लोकल टैलेंट है, क्योंकि क्या होता है कि ये बच्चे आते हैं अंडर 19 के, तो अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लड़के जो है आ जाते हैं, कुछ लड़के गायब हो जाते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि आपको गायब नहीं होने देना, क्योंकि वो एक अंडर 19 से जब निकलते हैं तो वो दे आर बाउंड टू गिव यू फेलियर्स, तो उस तक आपको कॉन्फिडेंस देना है, उनको आपने कहीं ना कहीं अपने साथ डोमेस्टिक टीम्स में रखना है ताकि उनको सपोर्ट मिलती रहे। तो बहुत इसने सही नाम लिया बलूचिस्तान का, क्योंकि मैं जब भी बलूचिस्तान की मैंने कैप्टनसी भी की है, मैं इस साल भी 4 डे जब खेला हूँ, तो काफ़ी जितने भी कोचेज़ हैं वो इसको बहुत हाई रेट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी जब भी इससे इंटरेक्शन हुई है कि ये मैंने इस पर्सनालिटी को ये समझा कि ये जिसके अंदर होता है कि ही ऑलवेज वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल, क्योंकि मुझे याद है अक्सर ये कहता रहता कि मुझे ऊपर भेजो, क्योंकि 4 डे में ये ज़रा विकेट कीपर था तो नीचे खेल रहा था, तो तब भी ये मुशी भाई को कोशिश करता था कि किसी तरह कहे कि यार मैंने ना ऊपर खेलना है, तो वो एक हंगर होता है कि कुछ करने का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप देखें, मुझे जो सबसे इसकी कल इनिंग्स की अच्छी लगी ना, एक ऐसा लगा बहुत क्लीन हिटिंग कर रहा था, तो वो एक मुझे बहुत अरसे बाद एक नया डोमेस्टिक का प्लेयर्स लगा कि जो जहाँ का बॉल है वो वहाँ पे ही खेल रहा है। इसने एक्स्ट्रा कवर पे भी मारा, मिडॉन के ऊपर से छक्का मारा, स्वीप भी मारी, और बहुत अच्छा लगा। और ये तभी होता है, बार बार हमारे सामने वही एग्जाम्पल्स आती हैं जो आप देखें जब आप डोमेस्टिक का पूरा मिसबा भाई वाली बात कि आप पूरा एक सर्किट खेलते हो, आप पूरा पाकिस्तान कप खेलते हो, 2 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, इस साल इसने फर्स्ट क्लास में भी डेब्यू में भी 100 किया था, और डेब्यू 100 किया था, उसके बाद आप नेशनल T20 भी खेलते हो, तो उसके बाद आपके फेलियर्स भी होते हैं, आपके सक्सेस भी होती है, तो उसके बाद जब आप PSL खेलते हो ना, तो आप काफ़ी इनफ क्रिकेट खेल लेते हो, तो उसमें आपके सक्सेस का जो रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो इसको इस फ़ायदा हुआ होगा। और इट्स जस्ट केरम वाली बात मैं करूँगा रिपीट कि अभी बहुत क्रिकेट है, अभी आगे और मैचेस हैं और अच्छी है, तो बस फोकस नहीं लूज़ करना और इसी तरह ही खेलते रहो। हसीब, आपने पाकिस्तान से अंडर 16 भी खेली है, राइट? जी बिल्कुल। तो वही अंडर 16, अंडर 19 जो हम कहते हैं ना, टोटल डोमेस्टिक में जितना आप गुजर कर आते हैं आपको उतना। रसीब, एक आखिरी सवाल आपको जानने से पहले, मैंने आपसे पिछले वर्ष में पूछा था, फेवरेट प्लेयर कौन था आपका? एक इंस्पिरेशन होती है ना जिसको देख के आप कहते हैं यार मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा, कौन है वो प्लेयर? वैसे तो सैयद अनवर को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन बीच में फखर जमान भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव खेलते, तो उसको भी मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा हसीब, आखिरी सवाल एक जाते जाते एक और, कि मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको ये पता है कि अब जो है ना फ्लोटर्स हैं, आप अगर ओपनर हैं तो आपको चौथे पे भी खेलना पड़ जाएगा कभी, जिस तरह अब खेल रहे हैं आप पेशावर में। पाकिस्तान टीम का हमको पता है कि अभी ओपनिंग स्लॉट, ओपनिंग के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो आप ओपन हैं इस फ्लोटिंग उसके लिए कि मुझे चौथे पे खिला दे, 5वें पे खिला दे, तीसरे पे खिला दे, मुझे सिर्फ खेलना है? बिल्कुल, मैंने सेमी से यही कहा था, उसने कहा कि आप पीछे एडजस्ट कर सकते हो, मैं आपको खिला रहा हूँ। मैंने कहा जो भी पोजीशन हो मैं रेडी और मैं एडजस्ट करूंगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच हसीब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड गुड लक बाकी टूर्नामेंट के लिए, बहुत सारी दुआएं। पेशावर ज़ल्मी के अपकमिंग हम कहेंगे कि जी टैलेंट हसीबुल्लाह से अभी हम बात कर रहे थे और उनके बारे में भी आपको जानने का मौका मिला। सो थैंक यू हसीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंजी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, कल टीम को देखते हुए
क्या ये मैनेजमेंट का फैसला था कि हसीब कीपिंग करेंगे और मोहम्मद हारिस नहीं करेंगे, या मोहम्मद हारिस भी इस बात में इंटरेस्टेड थे? और मैं ये जानना इस वजह से चाहती हूँ कि ये बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट को पोर्ट्रे करता है कि एक प्लेयर जो कि कीपिंग कर रहा हो वो दूसरे अपने आने वाले एक यंगस्टर को वेलकम करे कि अच्छा जी आप कीपिंग कर ले। सो वाज इट द टीम्स डिसीजन, द टीम मैनेजमेंट्स डिसीजन, एंड हारिस वाज ऑन बोर्ड विद दैट? ये देखिए, ये मिल के डिसीजन था और हारिस भी इस पे हैप्पी था और वाकई इस पे हारिस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसने ये वाली चीज़ खुद कही कि जी मैं फील्डिंग ठीक कर लेता हूँ, बल्कि वो अच्छा फील्डर है, ये बहुत अच्छी की भी कल फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग की। उसने कहा कि बशर्ते कि जी हसीब है अगर फील्डिंग करे उसकी निस्बत मैं फील्डिंग कर लेता हूँ और हसीब कीपिंग कर लेगा। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है टीम का और इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि जी अगर जहां टीम को जरूरत हो, और बेहतरीन प्लेयर वही है कि जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेले और एज ए टीम मैन हो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जिस तरह हारिस ने वाली चीज शो की ना, हसीब का भी ये कि यंगस्टर था, इसके पास इतनी तो खैर वो नहीं थी अपॉर्चुनिटी के कि जी ये करता, लेकिन जिसने इसको कहा ना कि जी हम तुम्हें नंबर 5 पे खिलाएंगे, सैमी ने और ये अकरम ने, हाजी साहब ने, कि जी हम तुम्हें 5 पे खिलाएंगे। सो इज हैप्पी। इसने कहा कि जी आप बेफिक्र रहे कि आप मुझे जिस नंबर पे भी खिलाएंगे ना तो मैं उस नंबर पे ना खेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है कि बशर्ते कि कोई प्लेयर यंगस्टर इस चीज़ पे मूड बनाए कि जी मैं तो नंबर 3 का प्लेयर हूँ या मैं ओपन करता हूँ, कि आप टीम की रिक्वायरमेंट पे अगर खेलते होंगे ना तो उसको फुलफिल करते होंगे तो आपकी जगह है ना बहुत सारी जगहों पे बन जाती है। तो ये कल है ना काफ़ी सारी, जिस तरह हारिस ने बड़ा ज़बरदस्त दिया, इसने भी बड़े खुश होके ना नंबर 5 पे खेला कि जी मैं स्पिनर्स को भी खेल लेता हूँ। वो तो चलो कल ओपनिंग वाली सूरत बन गई, तो हम डगआउट में बैठे हुए कह भी रहे थे, सैमी कह रहा था कि मैंने इसलिए 5 ओपनर खिलाए थे, मुझे पता था कि जी क्या होना है। तो मैंने कहा कि जी जरा ख्याल करके छठे ओपनर की ना जरूरत पड़ जाए मेरी। वेरी नाइस। ये अच्छी चीजें हैं कि जो यंगस्टर्स की तरफ से आती हैं कि जिसमें आप कोई जो रोल आपको दिया जाता है, ठीक है कि जी वो आपने फर्स्ट क्लास में उस तरह नहीं कर रहे होते, लेकिन टीम की जहाँ जरूरत होती है और आप जिसमें उसको खुशी से कबूल करते हैं ना तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है और टीम की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है उससे। That is so true। इमाम ने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात की थी कि इतना सारा टैलेंट आ रहा होता है, हर PSL में ही हम जो है वो कुछ नए बच्चों के नाम, नए लड़कों के नाम सुन रहे होते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू क्यूरेट दोज, उनका ख्याल रखना, उनके करियर पाथ वगैरह बनाना, गुमनामी में उनको जो है नर्चर, उनको बिल्कुल गुमनामी के अंधेरों में खो नहीं देना। अगर प्लेयर वो लगता है कि प्लेयर ना भी बन पाए तो क्या हम उसको कोचिंग की तरफ ले जा सकते हैं, क्या कह सकते हैं। मिसबा, हमने पेशावर ज़ल्मी की तो बहुत तफसील से हमने जो है वो बात की। पेशावर ज़ल्मी की मुझे बात है, आज मैं पेशावर ज़ल्मी का कलर पहन है, बिल्कुल। मिसबा, जहां हम हसीब की बात कर रहे हैं और जहां इंजी भाई ने कहा कि टीम के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, आप अपना रोल चेंज करते हैं, कल मेरा ख्याल से हमें कैडमोर के रोल को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह ही कन्वर्टेड इनटू एन एंकर, और एंकर बनकर जिस तरह हसीब के साथ, हसीब ने खुद बताया भी कि जिस वक्त वो क्रीज पे आए तो क्या उनकी कैडमोर से कॉन्वर्जेशन हुई, देन पावल आए, सो कैडमोर वाज दैट एंकर जिन्होंने एक एंड संभाला हुआ था क्योंकि ऊपर से कोलैप्स हो गया था। सो वी शुड अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस एज वेल। आप कैसे देखते हैं? जी मेरे ख्याल में अगर वो ऐसी इनिंग ना खेलता, स्पेशली वो जब आया है तो आमिर को भी सी ऑफ किया उसने, और फिर बड़ा सेंसिबली वो खेला है शमसी को, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेज़ था। अगर वो वाले ओवर वो ना खेलता और वो उसको एंड एक तरफ से ले के ना जाता तो मेरे ख्याल में मुश्किल था, पेशावर शायद पहले आउट हो जाती। तो उसने वो फ्रीडम दिया दूसरे बैट्समैनों को और उसने थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा लिया कि वो उस तरीके से उसने पहले थोड़ा अटैक करने की कोशिश किया कि नहीं, पिच अभी वो सेटल नहीं हो रहा था, पिच की पेस और उसके हिसाब से, तो उसने वो बस उसने थ्रो नहीं की विकेट। उसने देखा कि टीम गोल अचीव हो रहा है, एक तरफ से रन्स आ रहे हैं, तो मैं खामखा अगर थ्रो करके चला जाऊंगा तो ऑब्वियसली दूसरी टीम को एडवांटेज होगा। तो उसने आराम से दूसरों को खिलाना शुरू किया और एंड पे फिर उसने थोड़ा सा, मुझे अंदाज़ा है कि जब बैट्समैन ऐसी सिचुएशन में होता है तो फ्रस्ट्रेशन भी फील शुरू हो जाती है। आखिरी 2-3 ओवर्स में वो लग रहा था जहाँ पे उसने हालांकि आमिर जमाल ने 2 छक्के मारे हैं, लेकिन उसने खुद वहाँ पे स्ट्राइक ली है, 1 रन पीछे बाय का लिया है,
और उस चीज़ को टेक ऑन किया कि नहीं, मैं अब इतनी बॉलें मैं खेला हूँ तो मैंने अच्छा फिनिश करना है। दैट वाज वेरी गुड। फिर उसने उस पर 3 बाउंड्रियाँ भी मारी हैं और एक ऐसा स्कोर वहाँ पे गया। तो ये एक एग्जाम्पल है ये किसी भी प्लेयर के लिए, थ्रो करके अगर आप जाएंगे ऐसी सिचुएशन में, आप खड़े रहेंगे, 3 गोल अगर अचीव हो रहा है, उसको लेके चलता है तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी आती है। आपकी पार्टनरशिप ज़रूरी है, लाजमी नहीं कि आपकी वाह हो और आप स्कोर कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर भी कर रहा है और उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका टीम गोल अचीव हो रहा है। आई थॉट कि थोड़ी डिफरेंट इनिंग थी, ऐसे वो प्लेयर नहीं है, बट स्टिल किसी भी और परफॉर्मेंस की तरह ये भी उतनी इफेक्टिव थी जितनी मैं समझता हूँ कि पावल की इनिंग थी या जितनी हसीबुल्ला की। नो डाउट अबाउट इट। आखिरी ओवर वो 21 रन दैट मेड द डिफरेंस, जिसमें कोई 10 या 14 रन तो मुझे कैडमोर के ही दिख रहे हैं और 24 ही मार्जिन था ऑफ कोर्स ऑफ द डिफीट। बहरहाल चलें जी, अब जरा देखते हैं, जरा बात करते हैं कराची किंग्स के हवाले से, बिकॉज अब तो पूरे प्रोग्राम में हमने ज़ाहिर है इंजी भाई की मोहब्बत में हमने जो है और सवेरा की शर्ट की रिस्पेक्ट में जो है हमने आज पेशावर ज़ल्मी का ही जिक्र किया, लेकिन अब ज़रा हम बात करते हैं कराची किंग्स के हवाले से, बिकॉज इमाम अब ऐसा लग रहा है गुजरते वक्त के साथ अब कराची किंग्स के लिए दरवाजे जो है ना, कम अज़ कम अगर बंद नहीं तो कम अज़ कम वो उसके ना वो कब्जे जाम जरूर होना शुरू हो गए, वो खुलने अब ज़रा मुश्किल हो जाएंगे उनके लिए, बिकॉज दे हैव टू विन ऑल 3 मैचेस नाउ, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। इमाम कल हमने शर्जील की हम बात कर रहे थे, शर्जील को खिलाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया एक दिन पहले आए हुए रॉसलिंगटन को कि वो आके खेलेंगे और उन्होंने थोड़े बहुत रन भी स्कोर किए। फिर उसके बाद वेयर डू यू थिंक, उनकी बॉलिंग में तो हमें पता है कि जी जिस तरह उन्होंने चार्ज किया, आई थिंक बैटिंग में आपको क्या लगता है, वेयर डिड दे लूज द प्लॉट? स्टार्ट इतना ख़राब तो नहीं हुआ था, विंस की कमी भी ज़ाहिर महसूस कर रही होगी, लेकिन वेयर डू यू थिंक दे गॉट इट रॉन्ग बीच में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिट पेशावर ज़ल्मी को जाता है, क्योंकि यहाँ से मैचेस लेके जाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, और अगर 10 सिचुएशंस दोबारा ऐसी दें तो शायद ऐसे 2 या 3 दफ़ा या एक हार्डली 2 दफ़ा ही ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप विनिंग साइड पे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कल पेशावर ज़ल्मी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जो पहले लग रहा था कि थोड़ा सा इनकी फॉर्मेशन नहीं बन रही है, हसीबुल्ला के आने से और मुजीब के आने से इनकी फॉर्मेशन बन गई है। तो कराची की जहाँ तक बात रही, देखें पहले तो ओपनर्स वो वहीं से लेके गए जहाँ से जैसे उन्होंने छोड़ा था कि वो दोनों फॉरेन प्लेयर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो उसी फॉर्मेशन के साथ गए कि इसीलिए जो है उन्होंने दोनों फॉरेन ओपनर्स के कि हमें एक अच्छा, एक हमें बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट चाहिए 6 ओवर से, और उन्होंने कहीं हद तक शुरू में स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन देखें, दोबारा वापस मैं आऊँगा कि ज़ल्मी का स्मार्ट मूव था आमिर जमाल को और वो जो उनका फास्ट बॉलर था उनको खिलाना, बाय नोइंग दैट कि जो उनके जो मिडिल ऑर्डर है वो शायद पेस से थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे पिंडी में। आमिर जमाल की अच्छी पेस है, 137 प्लस बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की। तो स्मार्ट, मैं आपको कहूँगा कि एक कैप्टनसी भी थी और स्मार्ट थिंक टैंक था, जिस वजह से उन्होंने, आप देखें, फ्रीली बीच में गेम को एक दफ़ा साइड पे ही कर दिया था। और देखें, मुझे ऐसा लगता है कराची इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेला बीच में, बट अनफॉर्चुनेटली वो गेम को फिनिश नहीं कर पाए और कुछ चीज़ें उनके फेवर में नहीं आ सकी। और शर्जील और हैदर का मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि उनको वहाँ का था कि वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है टूर्नामेंट के पे जब आपने जिस पे रिलाई किया होता है वो 3 मैचेस में वैसा नहीं चले, तो दोबारा से फॉर्मेशन बनानी पड़ी उन्हें कि पहले वो मेरे ख्याल से मैथ्यू वुड को मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर रहे थे, मगर हैदर और शर्जील के नहीं आने से उन्होंने दोबारा फॉर्मेशन चेंज की। तो इसी चक्कर में अभी तक उनको समझ नहीं आया। लेकिन आप इंडिविजुअल देखें, मैडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद ही अपने आप को ब्लेम करेंगे कि जब वो अपने आप को देखेंगे कि यार हमने कहाँ का गलती की। तो कुछ ऐसी कोई मुझे स्पेसिफिक नहीं लग रहा कि यार यहाँ पे गलती की। बॉलिंग तो उनकी ऑब्वियसली थी थोड़ा सा कि वीक लिंक, लेकिन बैटिंग भी कुछ ऐसे वो मैचेस करीब ज़रूर लाए लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से ऐसे टूर्नामेंट्स में हो भी जाता है। बट कराची, मेरे से पूछेंगे तो मुझे चाहता था मैं कि कराची, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, काफी देर से, लास्ट ईयर भी बहुत चूज पेशावर ज़ल्मी की हुई थी और आप चाहते थे कि कराची जीते। इमाम, ये दो बातें एक साथ, चूज पेशावर ज़ल्मी की हुई थी। वो तो मैंने वो रियलिटीज पे की थी ना, क्योंकि लॉजिस्टिक मुझे कह रहे थे कि ज़ल्मी की टीम जरा ज्यादा बेहतर है। हाँ। और इस कल की जो फॉर्मेशन थी उसमें मुझे और बेहतर लग रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कराची किसी न किसी तरह आए, वो टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कराची की बनिस्बत ज़ल्मी ने बहुत स्मार्ट चेंजेस की, मतलब उनकी जो बॉलिंग लाइनअप, उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी।
उमर ज़ई भी खेले, वो बैक ऑफ लेंथ और पिछला गेंद तेज़ कर रहे थे। तो पिंडी की कंडीशंस को नोइंगली उन्होंने आमिर जमाल को ऐड किया, क्योंकि जिमी नीशम भी यहाँ अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पेस लेके आए ताकि वो पेस के साथ थ्रेट करें इनके मिडल ऑर्डर को। फिर मुजीब का आना, तो मतलब वो सारी जो चेंजेस थी बहुत उसके पीछे एक थॉट थी और वो सारी वर्क की इसीलिए क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने सारी चीज़ें देखी, जबकि कराची ने नहीं देखा कि कौन सी कंडीशंस हैं। आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते पिंडी में, आपको 8 ओवर स्पिन के बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कोई बैकअप नहीं था। बैन कटिंग थ्रू आउट नहीं परफॉर्म कर रहे, तो एटलीस्ट ये कंडीशन शायद एंड्रू टाई को सूट करती। बैक ऑफ लेंथ और पिछला गेंद वो करते हैं, थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इन कंडीशंस में हमने कौन सी चेंज करनी है। मैंने कल भी बात की थी, कहीं ना कहीं इनकी फास्ट बॉलिंग आमिर के अलावा कुछ नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही और कटिंग नीचे बैटिंग में भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक आमिर यामीन भी उनसे पीछे आ रहे हैं। कल उनकी बैटिंग देख कर आपको अंदाजा हो रहा होगा उनको भी अगर ऊपर बारी मिलती तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सके। बिल्कुल ज़ल्मी की जो चेंजेस थी वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस के साथ थी और कराची की चेंजेस जो है वो फोर्स चेंजेस लग रही थी। बट यस मेरे ख्याल से आई थिंक वैसे हमें ब्रेक की जाना है, भी बढ़ना है, लेकिन वापस आके हम जरूर फेंकती नहीं जाऊंगी बिल्कुल जाते जाते जो है इरम मैं आपसे या सवाल जरूर पूछ लूंगी, जवाब हम वापस आके ब्रेक से। जहां मैं ओवर कंपैरिजन की बात करती हूँ इरम, 14th ओवर तक मैं देखती हूँ कि पेशावर ज़ल्मी वाज लैगिंग बिहाइंड एंड कराची वाज गोइंग फर्दर। ये 14 से लेके और उसके बाद जो 20th में कमाल हुआ वहां पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और एक दफा फिर से ज़ल्मी ने जो है वो कम बैक किया। बात करेंगे इस परफॉर्मेंस के हवाले से और भी, मगर अभी जा रहे हैं ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो इरम का जवाब भी जाए। सुहा के मैक एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोर अदील और सवीरा आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ऑफ कोर्स व्हिच पेशावर ज़ल्मी वन बाय 24 रन। हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर में और इंजी भाई ने हमें ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन। सो हम बात कर रहे थे जी, इंजी भाई अभी नहीं है, हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। चलें जी, अच्छा वो बता दिया आपने, वरना तो इंजी भाई कोई सवाल फेंकने वाला था। चलें जी, हम दूसरी तरफ जाते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं। शोएब मलिक के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले इरम से एक सवाल। अच्छा, आप सवाल पूछ रही थी मेरे ख्याल से। यस, आपने पूछ लिया था। थी मैं सवाल पूछे गई। यस, तो इरम उस सवाल का जवाब अगर आपको सवाल याद है, वरना मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब मैं ओवर कंपैरिजन देखती हूँ तो उस ओवर कंपैरिजन में जो है 14th ओवर तक कराची किंग्स इज लीडिंग, पेशावर ज़ल्मी इज बिहाइंड एंड देन एकदम से चीज़ें तब्दील होना शुरू होती हैं और दूसरी दफ़ा पेशावर ज़ल्मी इस गेम में कम बैक करती है। एक दफ़ा वाइल बैटिंग उनका कम बैक दिखा हमें एंड देन वाइल बॉलिंग वो कम बैक दिखा। क्या मेजर वो जो कहते हैं ना, कहाँ आया वो टर्निंग पॉइंट? मैं यहाँ पे अभी हम यही इस बारे में ही बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह शोएब मलिक ने जिस तरह पिछले मैच में बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा मिसिंग था। जिस तरह के जिस वक्त हसीब बैटिंग कर रहे थे, हाँ वो हो सकता है कि वो उस वक्त कप्तान और टीम का ये हो कि बाकी स्पिनर्स को भी जो है वो अच्छा टीकेसी है, दूसरी तरफ तो वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन चांस बन सकता था क्योंकि दूसरी तरफ हसीब थे जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अगर शोएब मलिक को लगाते तो कुछ ना कुछ शायद शोएब मलिक जो है वो अच्छी बॉलिंग करके उनकी विकेट ले सकते थे और उस तरह से जो है वो हसीब स्कोर ना करते और टीकेसी पे भी प्रेशर आ जाता। तो वो सब मुझे लगता है एक मेन डिफरेंस जो था वो ये था, क्योंकि और दूसरी जो एक मुझे बात लगती है कराची के लिए कि उनकी लक जो है वो साथ नहीं है कि आमिर का इतना अच्छा स्पेल होना और अच्छी बॉलिंग का स्टार्ट होना 3-4 फॉर पेशावर, लेकिन फिर भी वो कह लें कि वो मैच हार गए। लक के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा पेशावर ने, बिल्कुल मिर्जा भाई ने सही बात किया है कि पेशावर ने जो है बहुत अच्छी उनकी सारी प्लानिंग थी, वो हर मोमेंट पे इवन वो चाहे वाइल बैटिंग या बॉलिंग, वो हर हिसाब से अपने प्लेयर्स को, उनको पता था कि टीकेसी को पता था कि बाबर आजम आउट हो गया तो जो बाबर का रोल है वो अब मैंने करना है, अब मैंने दूसरे एंड पे रहना है और मैंने टीम को जो है बैटर्स को अपने इर्द गिर्द लेके घूमना है। तो सेम वही हुआ है। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि अगर बॉलिंग की बात करें कराची की, जिसमें 14 से 20वें ओवर तक पॉवल ने जो बैटिंग की है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बैटिंग थी। वो पहले तो हसीब उनका मैच बना गए, फिर पॉवल ने आके बैटिंग की और दूसरी तरफ
मतलब मुझे लगता है शायद कराची भूल गया था कि टीकेसी भी हैं, वो भी अपने उसका वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। तो जब उनके पास आया टर्न तो उन्होंने भी फुल अपने कह लें फुल स्विंग दिखाए हैं और वहां से जो है मेन मुझे लगता है कराची शुएब मलिक को शायद देख सकते थे। और एग्जैक्टली बैटिंग में भी कराची के साथ यही हुआ है कि टर्निंग पॉइंट था वो मलिक का आउट होना, क्योंकि जिस तरह की वो अच्छी फॉर्म में है, अगर मलिक और जिस तरह इमाद ने तो किया ही है, हर मैच में इमाद करते चले आ रहे हैं, अगर शुएब मलिक भी इमाद के साथ रहते तो मुझे लगता है कि ये स्कोर शायद वो चेस कर लेते। बिल्कुल मिसबा, इन्होंने अभी इमाद का जिक्र कर भी दिया और मैं एक्चुअली इमाद के शुएब मलिक का भी जिक्र हो गया, लेकिन इमाद को ज़रा थोड़ा सा और हम ज़रा डाइसेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। इस वक्त कराची किंग्स में ही इज़ द लोन फाइटर। ओके, कल उनकी बॉलिंग वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स बिकॉज ज़ाहिर कंडीशंस फेवर नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा और पेशावर ज़ल्मी ने कैपिटलाइज भी किया उस पूरी चीज़ को। लेकिन अगर इमाद की हम बैटिंग की बात करें तो आई मीन ही इज़ अमंग द टॉप स्कोरर्स राइट नाउ उस टूर्नामेंट में। तो मेरे ख्याल से वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। मोमेंटरली अभी नीचे आ जाएंगे बिकॉज बाकी खिलाड़ियों को मैचेस खेलने हैं अपनी। इमाद को क्या अब सिचुएशन कंट्रोल में लेनी पड़ेगी आने वाले 3 मैचेस में? कंट्रोल से मुराद ये है कि क्या वो शुएब मलिक के नंबर पे आगे खेल सकते हैं, एक नंबर अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि बाय द टाइम ही इज कमिंग नाउ वो मैच काफ़ी हद तक निकल ही चुका होता है। और इमाद वो एक ज़माने में इंडिया के लिए रॉबिन सिंह इनिंग्स खेला करते थे, वो 50 तो मार दिया करते थे लेकिन किसी काम की वो हुआ नहीं करती थी। तो डू यू थिंक मिसबा के इमाद को अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि वो कंडीशन को सीज करे? देखिए, बात फिर वहीं पे आती है कि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक गेम जो क्रिकेट की गेम, चाहे वो बॉलिंग है या बैटिंग है, वो पार्टनरशिप की गेम है। अगर कैडमोर एक तरफ आराम से खेल रहे हैं और सिंगल दे के दूसरी तरफ स्ट्राइक दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से चार्ज हो रहा है, वो वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर कोई स्टे भी नहीं कर रहा और उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, एटलीस्ट राना बॉल या जो ऑड बाउंड्री कहीं पे वो चाहिए आपको। आप अगर कराची को देखें तो सारे मैचेस आप लोअर मिडिल ऑर्डर पे आके हारे हैं, जीते हुए मैच हारे हैं। 4 बॉलों पे 6 मेन बैट्समैन आपके खड़े हैं, नहीं हुए। तो वजह क्या है? बेन कटिंग को कोई डिस्कस नहीं कर रहा, जो मेन इस टाइम वो लगातार मैच खेल रहे हैं लेकिन वो हर इनिंग में ऑलमोस्ट राना बॉल खेल रहे हैं। ना कराची नंबर चेंज कर रहा है, ना वहाँ पे चलो आपने खिलाया हुआ है आमिर यामीन को और वो अच्छी फॉर्म में भी लग रहा है, ना आप उसको वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। उसकी जगह पूरा बॉलर ही खिला दें। चौथा, कल की कंडीशन में अगर आपका चौथा बॉलर होता फास्ट, तो जहाँ आपने 3 आउट किए हुए थे तो आप डेफिनेटली सोचते कि आमिर शुड बॉल अनदर ओवर, गो फॉर द किल, यहाँ एक और आउट करें, गेम को ख़त्म करें। आपका क्यों दे रहे हैं अगली टीम को फिर से ब्रीदर दे रहे हैं वापस आने के लिए? क्योंकि आपको फिक्र पड़ गई 2-2 ओवर फास्ट बॉलरों के हुए कि हाँ जी एंड पे भी इन्होंने करने हैं, हमने 8 ओवर स्पिन के भी कराने हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन जब भी होगी ना तो आपके लिए मुश्किलें होंगी, आप गलती कर रहे हैं। नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, ऑब्वियसली मलिक का भी इम्पोर्टेंट नंबर है। उस तरीके से उस बेचारे से परफॉर्म नहीं हो रहा जिस तरह वो करना। और जब सीनियर प्लेयर ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हाथ में आए हुए मैच जिनमें वो अच्छा भी खेला और फिनिश नहीं हुए तो थोड़ा सा प्रेशर एज अ सीनियर प्लेयर आप पे बढ़ जाता है। तो आई थिंक इट्स टफ टाइम फॉर हिम आल्सो, बट वो उसने दोबारा मुझे लगता है कि उसको ज़रा रीगैदर करनी पड़ेंगी अपनी थॉट्स। अगर आखिरी 3 मैचों में अच्छा करना है तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस को अपने आप को वापस लेके आना पड़ेगा। और नंबर 7 सोचना पड़ेगा कराची को, अगर हमने एक बॉलर और ऐड करके आमिर यामीन को यहाँ पे खिलाएं, बेन कटिंग उनको वो चीज़ नहीं दे रहे जो उनको चाहिए उस नंबर पे। बिल्कुल, बेन कटिंग तो मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी बेन कटिंग पे डिसीजन ले लेना चाहिए था कराची को। कटिंग उनकी पहले हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से, परफॉर्मिंग दैट वे। बट और इमाद की बात जहाँ हम बात कर रहे थे, इमाद की, आई थिंक कि कराची जो ये सारा क्लोज आ रहा है वो आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्मेंस है उसकी। वो जिस तरीके से खेल रहा है, मतलब अकेला ही वो मैच, नीचे से उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही ना दूसरी तरफ से। वो 10 रन 5, 10 रन 15 रन की भी सपोर्ट नहीं मिल रही उसको, क्विक फायर। तो उसके बावजूद हर मैच वो ऑलमोस्ट विक्ट्री पे ले जाता है तकरीबन वो। बिल्कुल, और मतलब वो कोशिश वो वही लग रहा है, बार बार यही फील आ रही है कि माद ने ना अपने कंधों पे घसीट के वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अकेले नहीं हो सकता ये। इंजी भाई, बहुत अभी बात, और जिस तरह मिसबा ने भी कहा कि एक सीनियर प्लेयर पे सबसे पहले प्रेशर आता है इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग,
शोएब मलिक, कल हमने ये देखा कि एक इतना लंबा तवील करियर शोएब मलिक का, इवन देन ही कुड नॉट फेस द फियर्स फास्ट बॉलिंग दैट वाज कमिंग अक्रॉस हिम। फिर मलिक से बॉलिंग नहीं कराई गई, वहाँ इरम ने ये कहा कि आप जब आपके सारे बॉलर्स जो है वो उनको रन्स पड़ रहे हैं तो व्हाई नॉट जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और करवा दें, एक आधा ओवर जो है वो मलिक को करवा के देख सकते थे। ही इज गॉट दैट एक्सपीरियंस। तो वो अगर उनको यूटिलाइज भी ऐसे नहीं किया जा रहा, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, तो आपको लगता है नाउ इज द टाइम टू थिंक कि कासिम अकरम पीछे बैठे हुए हैं एक और प्लेयर, व्हाई नॉट जस्ट गिव अ चांस टू दैट यंग बॉय हु कैन कंट्रीब्यूट फर्दर ऑन? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी भाई। अच्छा, सारों से पहले जिस तरह मलिक है ना, एक तो मैं मलिक को ये नहीं कहूँगा क्योंकि जी मलिक आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इसी PSL में ना 270 कर चुका है। और देखो हम सारे ना मलिक का खेल को जानते हैं कि जी मलिक आके खेल को बनाता है। शुरू में वो उस तरह की हिटें नहीं मारता कि जिस तरह की है ना उसको तवक्को करते हैं। कल भी यही सूरत हाल थी कि जी आप है ना उसको जिस टाइम बैटिंग करने लेके आए तो एवरेज है ना वो 12.5 रन की हुई थी उस टाइम एवरेज। देखो जहां आपने नंबर 4 पे भेजा था प्लेयर को, वहां आपको मलिक को भेजना चाहिए था। आप अपने ना प्लेयर्स को यूटिलाइज करें। अगर कराची की पूरी बैटिंग में देखा जाए तो आपको मैच फिनिश करके कौन देगा? अगर आप रियलाइज करते हैं ना अपनी बैटिंग में कि इसका रोल ये वाला डिसाइड करते हैं कि ये वाला प्लेयर है कि ये 20 ओवर खेल लेगा। आप मलिक को जिस टाइम सारों को पता है, मिसबा को भी पता है, ये इमाम को भी पता है और आप लोग भी देख रहे हैं कि मलिक शुरू में आके ना 8-10 बॉलें लेता है, सिंगल वगैरह लेता है, उसके बाद है ना वो फिर इनिंग्स बनाना शुरू करता है। लेकिन जहां आप उसको लेके आएंगे कि जी 12-13 रन की एवरेज होगी तो फिर तो उसको पहली बॉल से हिट मारनी पड़ेगी, जो उसने कल दूसरी बॉल पे किया। शॉर्ट बॉल सारों को पता है कि जी मलिक शुरू में उस पर हिट नहीं खेलता, तो उसको मारनी पड़ी हिट। तो आपको अपने जो उनसे मेन प्लेयर है ना, और देखो कराची में और सेकंड नंबर पे जो सारों से अच्छा कर रहा है कि जी मिडिल ऑर्डर में वो इमाद वसीम है। इमाद वसीम ने कल अपने आप को ओवर ही इतने थोड़े दिए, तो जिससे बाद में मिल रहे थे तो मैंने उससे मिला, मैंने उसको कहा कि जी वेल प्लेड। तो इमाद ने मेरे से कहा कि इंजी भाई यहाँ तो ये जो 225 रन वाली पिच थी। मैंने कहा बिल्कुल सही था, ठीक है जी। शुरू के आमिर का अगर एक स्पेल निकाल दिया जाए जो उसका शुरू के 2 से 3 ओवर का था, उसके बाद बॉलर कहीं भी डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आए। बेशक आप जल्मी की कह लो कि जी बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन मेरे ख्याल में कराची वालों ने भी बैटिंग बहुत अच्छी की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है कि जो आपने जिस टाइम 10 रन की एवरेज चाहिए थी, आपने बीच में एक लड़का भेज दिया नंबर 4 पे, जिसने आके हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि जी उसने आगे ना 10-12 बॉलें जाया की। जो हमारी एवरेज 10 की थी वो 10 से हमारी एवरेज चली गई 12.5-13 रन पे। राइट। तो वो बहुत मुश्किल है। आपको जो अपने मेन प्लेयर्स है ना, जो आपने जिसको प्लाटिनियम प्लेयर कहना चाहिए, उनको सॉरी, तो उनको आपको ना यूटिलाइज करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर पे या बॉलिंग पे। सही है कि जी मलिक ने पिछले मुल्तान वाले मैच में भी बॉलिंग की थी, अच्छी की थी बॉलिंग, तो उसको यूटिलाइज कर सकते थे, एक आधा 2 ओवर ट्राई करके देख लेते, हो सकता है ब्रेक थ्रू दे देंगे। बिल्कुल। तो ये तो मेरे ये ख्याल में जो कराची की जो बैटिंग है उसमें ना आपको जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, उनको ऊपर खिलाना पड़ेगा। अगर आप उनको नीचे लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। चले जी, ग्रेट। आई थिंक हमने बहुत तफसील से जिक्र किया कल का ये मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज गेम जो कि आज 7 बजे खेला जाएगा। एक्शन एक बार फिर से रिटर्न होने वाला है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पे गालिबन इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे एक्साइटिंग टीम लाहौर कलंदर्स का इस टूर्नामेंट की सबसे अनएक्साइटिंग टीम पेशावर, अभी कोयटा नहीं, पेशावर नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, इंजी भाई सॉरी गलती से निकल गया मुंह से, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो है वो इनका मैच होने वाला है। तो चलें जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स जरा हेड टू हेड भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जरा हम इसके हवाले से जो है वो भी बात करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पर ऑफ कोर्स इस वक्त है, ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने 15 दफा आ चुकी हैं और देयर इज लिटिल टू चूज बिटवीन टू साइड्स। लाहौर कलंदर 8 दफा ये मैचेस जीता है,
कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 7 दफ़ा वो मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं और ज़ाहिर इस टूर्नामेंट की यह याद रहे, बल्कि वो कहते हैं ना हर मैच को कहने का एक तरीका होता है, दिस इज़ द टॉप ऑफ द टेबल वर्सेस द बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश। लाहौर कलंदर्स पिछला मैच जीतने के बाद टॉप ऑफ द टेबल है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है। तो इस तनाजुर में बात करेंगे पिछले मैचेस में। लाहौर कलंदर तो लग रहा है एवरीथिंग, दे हैव गॉट एवरीथिंग राइट नाउ, एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड एंड ऑल, लेकिन कहाँ बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या करना है। याद रहे कोयटा ग्लैडिएटर भी आज के मैच खेलने के बाद अगर आज का मैच भी वो नहीं जीतते, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट देयर टूर्नामेंट इज ओवर नाउ, इट्स ऑल ओवर फॉर देम, सो मस्ट विन गेम फॉर देम। हमारे पास इस वक्त एक कॉलर भी मौजूद है, मुझे बताया गया है जी। और ये कॉलर हमारे दोस्त वसीम कराची से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। भाई अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वसीम बोला, कराची मज़ार-ए-कायद पे रहता हूँ। जी मज़ार-ए-कायद पे रहते हैं जी, फरमाइए सवाल। तो बाकी इंजी भाई, मिसबा भाई जो बैठे, इरम और इमाम, सबको सलाम बहुत बहुत। मेरी 50+ एज है, मैंने काफी फॉलो किया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को इंजी भाई, और मिसबा भाई के लिए ये कहना चाह रहा है कि पीएसएल का जो आई एम श्योर आईपीएल के बाद नंबर 2 है पीएसएल, बट आई एम श्योर इन फ्यूचर इट बी ऑन टॉप। आईपीएल में ग्लैमर है बस, सही। मिसबा भाई के लिए सवाल है कि इन फ्यूचर कोई प्लान है इनका क्या करने का? कोचिंग तो कर चुके हैं, तो कोई पीसीबी में कोई होता वगैरह या कोई फ्यूचर प्लान है? देखें मिसबा भाई, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। वसीम साहब मुख्तसर रखिएगा, वक्त कम है। आपके 2 सवाल वैसे हमारे पास आ गए, तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। एक तो आपने पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन के हवाले से बात की है कि जी आप कहते हैं पीएसएल जो है वो नंबर 1 लीग बन जाएगी। ज़ाहिर है देखें ये इकोनॉमिक्स की बात है, ये इकोनॉमिक्स का जो है मैटर है, ज़रा डिफरेंट है। ज़ाहिर है आईपीएल विल रिमेन नंबर 1 बिकॉज ज़ाहिर है बहुत बड़ी इकोनॉमी उसको बैक कर रही है, पीएसएल भी इज बिहाइंड, बट हमें कंपैरेटिव टर्म्स में देखना पड़ेगा। लेकिन जो मिसबा से उन्होंने सवाल पूछा है कि आगे के आपके क्या प्लान है मिसबा, ये जानना चाहते हैं। जी आगे तो प्लान्स ज़िंदगी में ज़ाहिर है आप देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपके पास आती हैं तो फिर आप उसको उस हवाले से देखते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर ज़ाहिर है मेरा इंटरेस्ट कोचिंग में है और एनालाइजिंग द गेम, दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्रिकेट से आप दूर नहीं हो सकते, क्रिकेट का जो पैशन होता है वो हमेशा आपके अंदर रहता है। तो लेट्स सी, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो ऑब्वियसली देन आप देखते हैं उसको कि हाँ मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरा इसमें पैशन है, मैं आगे इस चीज़ में आना चाहता हूँ, तो देन यू बेसिकली डिसाइड। बिल्कुल, और आप जो हैं डेफिनेटली एक कोचिंग आपको जाहिर सी बात है एक एक्सपीरियंस वो हो भी गया एंड अब फर्दर ऑन। बट एक चीज़ मैं मिसबाज, क्योंकि आपने कोचिंग की बात की, मैं जल्दी से आपसे वो फर्दर ऑन पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोचिंग कोर्सेज करवाता है एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ईसीबी के जो कोचिंग कोर्सेज उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहा जाता है कि यहाँ क्रैश कोर्स होता है, वहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब वो तर्ज अपनानी चाहिए कि फिर यहीं के जो कोर्सेज हों वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाएं? लेकिन आई डोंट नो कौन लोग ये कहते हैं, मैंने वहाँ से भी लेवल 2 किया था और मैंने यहाँ से भी किया है, इवन अभी लेवल 3 किया है। आईसीसी की टीम आई थी तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपको वो सारी, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मतलब वो मुझे ज़्यादा बेसिक और आसान लगता था। यहाँ पे मुझे लगता है कि और ज़्यादा डिटेल्ड किए हैं हमने, जो लेवल 1 किया है, लेवल 2 किया है। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे वैसे ही लगता है कि जैसे हम हर चीज़ में समझते हैं कि बाहर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, उसी में हम कह देते हैं कि जी वो बहुत अच्छी होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त कोर्सेज जो भी हमने 2 किए हैं यहाँ से और अभी तीसरा, तो बहुत ज़बरदस्त डिटेल्ड और बहुत ही आपको हेल्पफुल, और वो होता है कि आप हर चीज़ उसमें कवर करते हैं। वेरी नाइस। चलें जी, ग्रेट। ये हुई बात ही नहीं, हमारा बोर्ड का पर्चा भी इतना हल्का नहीं है वैसे। हर चीज़ में अपने आप को जो है हल्का नहीं लेना चाहिए हमें। वैसे अभी थोड़ी सी देर में ब्रेक की जाने बढ़ना है, उसके बाद ज़ाहिर हम ब्रेक का टाइम हो गया, तो आई थिंक हाँ बिकॉज अच्छा यही होगा तफसील के साथ अब आके कुछ खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेडिक्शन, हमने क्योंकि अभी तक प्रेडिक्शन लेनी है, प्रेडिक्शन लेनी थी हमको, वैसे बाकी हमने सवाल ले लिया, प्रेडिक्शन लेनी चाहिए थी। तो प्रेडिक्शन करेंगे वापस आते ही, जल्दी से जाएंगे ब्रेक पे और जल्दी से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। जोर का जोर में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई हमारी कल के मैच के हवाले से, देन आज के मैच पे भी अब डिस्कशन शुरू हो गई। लाहौर कलंदर्स
वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। और लाहौर कलंदर्स एक ऐसी टीम लग रही है जो लग रहा है उनके सारे कॉर्नर सब कुछ सॉर्टेड है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कहीं मेरा जो कहना है वो इन्फ्लुएंस ना करे हमारी प्रेडिक्शंस पर, क्योंकि जो है अब टाइम आ गया है हमारी एनालिस्ट के प्रेडिक्शन का। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द एनालिस्ट प्रेडिक्शन। खुशी भाई, यस, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कौन सी? पेशावर ज़ल्मी। इरम बता दें। नहीं, आज मैं पेशावर के साथ जाऊंगी। मिसबा जी। लेकिन मैं भी मुशी भाई के साथ हूँ आज, मुझे लगता है तस्वीर पड़ी है उन्होंने। चले ज़ल्मी। हाँ, लेकिन ये मिसबा का लेकिन का बड़ा मसला है ना। ठीक हो गया पेशावर। वन मोर पेशावर। चलो शाबाश इमाम। अब बच्चों की तरह बता दें प्रेडिक्शन। मेरी भी पेशावर है। लाला चलो मैं कराची कह रहा हूँ जी, मैं कराची। चलो जी। लाला का लास्ट मोमेंट शिफ्ट जो है और मिसबा का लेकिन जो है, ये दे बोथ एक्चुअली डिडंट वर्क आउट, बट मिसबा के लिए लेकिन वर्कड एक्चुअली नेवरदलेस। सो देयर वी गो। सो ये देख लीजिए आप लोगों ने, लाला गॉट इट रॉन्ग, बाकी हमारा जो पैनल है दे गॉट इट राइट। सो पॉइंट्स टेबल जो है, जो हमारे एक्सपर्ट पैनल का, वो टेबल आपके सामने है और किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सो ये आपके सामने जी। या लाला हैज बिकम द कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑफ दिस टेबल बाय द वे। बिल्कुल इस वक्त बॉटम पे है विद 16 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स इरम के, 20 पॉइंट्स इमाम, एंड मिसबा इज लीडिंग विद 22। कांग्रेचुलेशंस मिसबा, जबरदस्त जी, ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शंस के हवाले से। सो आज जो हमें एडवांटेज है वो ये कि लाला ऑलरेडी हमें प्रेडिक्शन भेज चुके हैं। सो वी हैव द फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ द डे व्हिच इज फ्रॉम लाला। और सवेरा वो क्या है? लाहौर कलंदर्स। कलंदर्स। लाला हैज चोजन लाहौर कलंदर्स। लाला का भी फिक्स हो गया वैसे लाहौर कलंदर, मुझे लग रहा है। हाँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड, यस, लाहौर कलंदर्स। लाहौर का ना के हाँ नहीं वो सही कह रहे हैं आप, वो लाहौरी कहना चाहिए उनको। आप बिल्कुल, जैसे इरम भी हमें पता है लाहौरी कहेंगे, इरम का भी हम लॉक कर देते हैं, राइट इरम? बिल्कुल लॉक कर दें। 2 हो गई हमारे पास। ठीक है। अब लाला भी लाहौर, इरम भी लाहौर, इंजी भाई जी लाहौर बहुत मार्जिन से है आगे। अच्छा, ओहो, बहुत मार्जिन से। इमाम जी मेरा भी लाहौर ही है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं आज। मिसबा कोयटा फेवरेट है लेकिन लाहौर कलंदर्स। ये मिसबा कहाँ फेवरेट है? ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपको खबर, आपने कौन सा इवनिंग का अखबार पढ़ा है? फेवरेट सिर्फ टीम की फॉर्म के हिसाब से तो नहीं फेवरेट होती, फेवरेट वैसे भी होती है किसी की। अच्छा चले, वो दिल से फेवरेट वाली बात कर रहे हैं आप। मुझे लगा वो कॉन्टेस्ट वाले फेवरेट। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ जी, आज जो है ना लाहौर कलंदर्स जो है ना वो मैच की स्ट्रेटजी बना रहा होगा और कोयटा ये सोच रहा होगा कि 11 कैसे बनाने हैं। लेकिन मैं स्टिल चाहता हूँ कि कोयटा जीते, देखिए टूर्नामेंट जरा मजा हो, वरना ये है कि बहुत सिंपल चीजें हो जाएंगी। अगर कोयटा जीतेगा तो प्रेशर आएगा बाकी टीम्स पे। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आज अगर कोयटा नहीं जीत पाता, सारे एंगल्स कवर करता रहा, इसने जाके वापस खेलना भी है, उनको फेस भी करना है। ये होता है कोयटा के प्लेयर्स टीम ये हमेशा जो खिलाड़ी जो होते हैं ना रडार पे होते हैं टीम के भी या फ्रेंचाइज के, वो बड़े एहतियात से बड़ा धीमे बातें करते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते, एंड दैट्स राइट फॉर देम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्मार्ट प्ले नो डाउट। और हम चाहेंगे, वी वुड लव टू सी इमाम प्लेइंग इन द नेक्स्ट PSL, मे बी यू नेवर नो, शायद इसमें भी नंबर आ जाए, यू नेवर। लेकिन हम बात जरा करते हैं प्रेडिक्शन का सिलसिला हमने यहाँ पे क्लोज और सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लाहौर कलंदर दी डेफिनेट चॉइस वो चूज किया। या बिल्कुल, जस्ट नो कोयटा। तो मिसबा जरा हम बात कर लेते हैं कोयटा के हवाले से। नेचुरली जैसे कि आपने आई मीन ये वैसे तो शायद मजाक लोगों को लगे, लेकिन इट्स एक्चुअली अ फैक्ट दैट कोयटा को वाकई अपनी टीम बनाने में इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। और आप ये देख रहे हैं कि जी प्लेयर्स आए भी जा रहे हैं, उनके जाए भी जा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ज़ाहिर है कोयटा के अगर हम परफॉर्मर्स की बात करें, वर्ल्ड PSL से पहले हम इफ्तिखार से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इफ्तिखार वुड बी प्रीटी गुड। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि आपको ज़रा कुछ उनके परफॉर्मर्स, उनके कुछ वीक लिंक्स हम आपको दिखा भी हैं। आप की स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त ये नज़र भी आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे इफ्तिखार अहमद को देखें तो इफ्तिखार अहमद ऑल टुगेदर उन्होंने अब तक जो स्कोर किए हैं वो 127 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। वेल ही हैड द स्टार्ट्स अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो इनफैक्ट उन्होंने एक वाहिद 50 भी अपनी स्कोर की, लेकिन KK के अगेंस्ट 32, दैट वाज अ मैच विनिंग कॉज बाय द वे, दैट्स द ओनली मैच विनिंग जो कि इनकी इनिंग रही है, क्योंकि कोयटा बाकी सारे मैचेस हारा है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ भी 39 रन बनाने में वो कामयाब हुए। तो 127 रन ऑल टुगेदर, डेफिनेटली नॉट द परफॉर्मेंस जिसकी वो कैपेबिलिटी रखते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन बहरहाल ये आपके सामने है। नवाज की कुछ बात करते हैं। मोहम्मद नवाज गालिबन सवेरा सबसे बड़ा जो फ्लॉप कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए रहा है वो नवाज ही रहा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर विदाउट डाउट, क्योंकि जो है जहां हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतुआत की बात करते हैं, यूएई की कंडीशंस, नवाज ने जिस तरह उसका फायदा उठाया, मगर इस वक्त अगर मैं मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस देखती हूँ तो 14 रन उन्होंने बनाए थे मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट और 28 रन देकर जो है वो कोई विकेट हासिल नहीं की थी। टोटल अगर मैं बताऊं तो 22 रन अभी तक टोटल वो जोड़ चुके हैं 1 2 3 4 5 मैचेस में। और अगर मैं बॉलिंग की तरफ जाऊं तो 3 विकेटें हासिल की और 170 रन कंसीड कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर कंसिडरिंग मोहम्मद नवाज जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स डिपेंड करती है। सो अनदर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वीक लिंक। और सवेरा इसमें नवाज के जो स्टैट्स में एक चीज़ मिसिंग है वो ये, हिज इकोनॉमी हैज़ बीन 10.62। सो आप देखें तकरीबन 11.25 रन वो फी ओवर दे रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं फॉरेन प्लेयर्स की, जहाँ तक बात करें अब ओडीन स्मिथ पे इनकी रिलायंस बहुत ज़्यादा रही है और वाकई ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कहत है उनके पास फॉरेन प्लेयर्स का। असरंगा को आना था बट रिमेंबर असरंगा हैज़ टू प्ले एज अ बॉलर देयर, बैटिंग भी वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ओडीन स्मिथ की ऑलराउंड कारकर्दगी भी देखें, कुल मिला के 42 रन बनाए और उस 42 में से भी वो 1.25 उनके जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में बने हैं वो, उसके अलावा तो ये सिंगल फिगर्स में ये रहे हैं, सिंगल डिजिट इनके स्कोर रहे हैं। अगर बॉलिंग की बात करें परहैप्स मार्जिनली बेटर, 6 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं अपने 5 मैचेस में और जिसमें उन्होंने 179 रन जो हैं वो भी दिए हैं। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ओडीन स्मिथ का बाय द वे जो इकोनॉमी है वो भी बहुत हायर लेवल पे, दैट इज आल्सो ऑन द हायर साइड एज वेल। सो बहरहाल ये हमने कुछ उनके प्लेयर्स की हवाले से बात की। जाहिर है हम एक एक प्लेयर की बात कर सकते हैं। जेसन रॉय बाय द वे इज नॉट अवेलेबल नाउ, की कारकर्दगी ही नेवर गॉट गोइंग। मिसबा अगर हम ओवरऑल सम अप करें कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऐसा लगता है they never got started in this PSL। वो कहते हैं ना एक टीम अब सेट हो रही है या कुछ, कराची में पिछले मैच में हमें लगा कि यार एक कॉम्बिनेशन सा बन गया है, कुछ कर सकते हैं। क्या असेसमेंट करेंगे आप इस इंपॉर्टेंट मैच से पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के चैलेंजेस का? देखिए मैं तो जो समझाऊं पिछले 2-3 सीज़न के अंदर के कोयटा अभी यूएई में खेल रही है, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ये डिटर्मिन नहीं कर पाए कि भाई कंडीशंस डिफरेंट हैं, पाकिस्तान में कंडीशंस डिफरेंट हैं। आप 4 बॉलरों से खेलते हैं T20 और उसमें भी आपका मेन बॉलर जो है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं वो नवाज है। हालांकि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल टीमों को देखें तो पाकिस्तान में फिंगर स्पिनर की इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं है। आप देखें कि वो इमाद भी बॉलिंग करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं वो सिचुएशन देख के बॉलिंग करते हैं। अगर कोई बॉलर लेग स्पिनर ऐसे हैं कि वो एज अ फुल फ्लेज बॉलर खेल रहे हैं और मोस्टली जो टीमें हैं वो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह स्पिन नहीं होता और ड्यू फैक्टर भी होता है। वो इस चीज़ को अभी तक मेंटली एक्सेप्ट नहीं उन्होंने किया और उनके पास 2 क्वालिटी फास्ट बॉलर है और 3 ऐसी चीज़, 3 जो मैं कहूँगा उनकी बॉलिंग में वीक लिंक्स पर बन जाते हैं। नवाज की इफेक्टिवनेस उस तरह नहीं है, फिर आपका दूसरा स्पिनर और तीसरा आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं जो कि बैटिंग ज़्यादा बेहतर करता है। बॉलिंग ओडियन स्मिथ की पे आप उस तरीके से रिलाय नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान में टॉप 6 जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग आप पिक करें और 5 बॉलिंग ऑप्शंस आप यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस रखें जिसमें आपके पास 4 अच्छे बॉलर हों, तेज़ बॉलर और 1 स्पिनर कोई भी आप खिला सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ 2 या 3 बॉलर खिला के 2 ऑलराउंडर से आप समझें कि 8 ओवर हम करा लेंगे। यहाँ तो आपके टॉप क्लास बॉलर्स को भी 40-40 रन शाहीन और उनको हो रहे हैं। तो अगर आप बीच में ऐसे बॉलर खिलाएंगे कि जो नॉर्मली 40 दूसरी पिचों पे जहाँ पे थोड़ी हेल्प है वहाँ पे देते हैं, तो यहाँ तो वो 50 और 60 पे चले जाते हैं। फिर वो अपोजिशन को मौका मिल जाता है, पहली इनिंग में ही 200 प्लस हो जाता है तो आप तो ऑलमोस्ट गेम से बाहर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कोयटा को आज ये सोचना चाहिए, विल स्मिथ चाहे ओपन करते हैं उनके साथ, दूसरी तरफ अगर
गुप्टिल ओपन करते हैं, नंबर 3 हफीज़ खेले, 4 पे वो खुद सरफराज खेले, 5 पे इफ्तिखार भी जो परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही ना वो आलमोस्ट वो इंजी भाई ने जो पहले बात की है, सबसे ज़्यादा जो आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो मोस्टली मैचों में उस वक्त आ रहा है जब गेम जो है ना हाथ से निकल गई होती है। 14 की एवरेज चाहिए, 13 की एवरेज चाहिए, तो वो वहाँ पे आके वो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है बॉलर्स को पिक करने की, सिचुएशन को देखने की। तो अपने जो बेस्ट रिसोर्सेज बैटिंग के हैं वो ऊपर लेके जाएं, अपनी बॉलिंग को कंप्रोमाइज़ ना करें वो 7वें या 8वें नंबर की बैटिंग की वजह से, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप खिलाएं। और आज के मैच में अगर क्वेटा टॉस जीतती है तो मुझे लगता है कि टॉस जीत के बैटिंग करें, टोटल कोशिश करें 170 प्लस या मिनिमम 170 प्लस करके अच्छी अगर बॉलिंग खिलाएंगे तो मेरे ख्याल में अभी भी चांस है क्वेटा के पास मैच जीतने का। ठीक है जी, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जुनेद हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं मंडी बाहुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी मिसबा भाई से और इंजी भाई से क्वेश्चन है कि क्वेटा ग्लैडिएटर इतनी पावर हिटिंग भी रखती है और इतनी अच्छी बैलेंस टीम है, इसमें इतनी ज्यादा पावर भी है बैटिंग में, लेकिन हर साल वो एक ही सिर्फ बॉलिंग अटैक में रिलाई कर रहे हैं। नसीम शाह और हुसैन के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। मतलब उनके इससे ज्यादा भी आगे को सोचना चाहिए, किसी और यंगस्टर को मौका देना चाहिए, कोई बाहर से जो अच्छे बॉलर हैं उनको भी मौका देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर इतनी ज्यादा पावर और इतना सारा कुछ होने के बावजूद क्वेटा क्यों है? इसी सवाल को काफी हद तक मिसबा ने हैंडल अभी किया भी था आगे, काफी वन डायरेक्शनल किस्म का इनका लग रहा है, बैकअप इनके पास नजर नहीं आ रहा। इंजी भाई उस प्रोग्राम के भी हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ से भी असेसमेंट चाहूंगा। नेचुरली पहली बार क्वेटा के हम मसाइल का जो है वो जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वही बात आ रही है कि बिल्कुल टूर्नामेंट के इख्तिताम की जानिब अब मामला बढ़ रहे हैं, कम से कम जहाँ तक क्वेटा का ताल्लुक है। आज का मैच वो हार गए जो हम बात कर रहे थे, इट्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर फॉर देम। आपका क्या कहेंगे, कहाँ गलती हो गई? चूक हुई, टीम सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम थी, या जिस अंदाज से वो मैनेज कर रहे हैं वो काफी आउटडेटेड तरीका हो चुका है? देखिए, एक तो क्वेटा का ये है कि ओवरसीज प्लेयर नहीं आए जी, उससे उनको फर्क पड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि ये पहले भी मेंशन किए, अभी मिसबा ने भी मेंशन की कि आपने यहाँ किसी अपने प्लेयर को बचाना नहीं है, जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं आपने उनको टॉप ऑर्डर पे लेके आना है, सारी जगह पे खिलाना है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज, ये जिस तरह हसरंगा है ना, जिस तरह नहीं आया, हमने जिस टाइम बैठ के ना इस मैच से पहले ज़ल्मी वालों ने हमने बैठ के बात की कि जी हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो हमने ये वाली चीज रियलाइज की कि हम जो मिडिल के ओवर में हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, मिडिल में आके ना आप ना विकेट नहीं लेते, आपको विकेटें नहीं मिलती। और ये जिस तरह की पिचेस है, जिस तरह की बाउंड्री है, जिस तरह की तेज आउटफील्ड है, अगर कोई सेट हो जाए, कोई भी बॉलिंग हो, तो आप स्कोर नहीं रुकवा सकते अनलेस के अगर आप विकेटें ना लें। सिर्फ एक चीज है कि अगर आपको विकेटें मिलती रहेंगी, क्वेटा के दोनों फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ये टॉप पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जिस टाइम भी मिडल में जिस टाइम भी आते हैं, अगर ये लास्ट मैच इस्लामाबाद का भी देख लें, इन्होंने 3 से 4 विकेटें 50-60 पे ले ली थी उनकी, फिर आजम की और दूसरों की पार्टनरशिप लगी। तो जिस तरह मिसबा ने कहा कि आपने जो बीच में एक ऑलराउंडर खिला रखा है जो ज्यादा बैटिंग का है, लेकिन आप है ना पूरी बॉलिंग ही नहीं खिलाते, तो आप है ना कि जी ये ऑलराउंडर है कि जी इफ्तिखार 2 ओवर कर लेगा, ये 2 ओवर कर लेगा, वो 2 ओवर, ये आपको 2 ओवर कर सकते हैं, मैच नहीं जितवा सकते। बिल्कुल, ये आप 20 ओवर तो पूरे करा देंगे लेकिन मैच नहीं जितवा सकेंगे जब तक आपको विकेट नहीं मिलेगी। मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम आपके पास ऐसे बॉलर हो ना, अब जिस तरह लाहौर अगर जीत रहा है, लाहौर की कामयाबी क्या है कि जी ये मुसलसल अटैक करते हैं जो इनके बॉलर्स हैं, तो मुसलसल इनको विकेटें मिलती रहती हैं। अगर उस दिन भी इन्होंने 242 किया था हमारे खिलाफ, ज़ल्मी के खिलाफ, अगर हमारी विकेटें ना गिरती तो हमें भी लग रहा था, सारों को लग रहा था कि हम 242 के करीब पहुंच सकते थे। तो आपकी जो उनसी बॉलिंग है, अगर आपने T20 जीतना है, बैट्समैन है ना आपको मैच जितवाते हैं, जितवाते हैं, और जो बॉलर्स हैं ये आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। नो डाउट अबाउट। आपकी जो उनसी बॉलिंग है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि बीच में जो आपको ब्रेक थ्रू लेके दे सके, वरना आपके लिए मुश्किल है कि आप ना मैच जीतोगे। मिसबा और इमाम का तो मेरे से बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तो ये PSL नहीं खेला, ये खेले हुए हैं कि जिस टाइम आप सेट हो जाते हैं फिर आप स्कोर नहीं रुकवा सकते।
फिर कोई मैटर नहीं करता कि जी आपकी 10 की 12 की अगर विकेटें ना मिले, जिस तरह कल हम खेल रहे थे, कल के मैच उसके ऊपर आ गए थे। इमाद वसीम और थोड़ी सी कोई एक सेट होता तो वो फिर पहुंच गए थे 200 के पास। बिल्कुल, और टी20 फॉर्मेट में तो यही है कि आप रन्स नहीं रोक सकते, विकेटें लेनी है। इरम, एक और हम बात कर रहे थे सिलेक्शन की कि जिस हिसाब से सिलेक्शन की है, क्या की है। मैं जब इमर्जिंग कैटेगरी में देखती हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, वहां पे भी सिलेक्शन, मतलब एमल खान मुझे दिखते हैं इस वक्त बहुत यंग है एमल खान। क्या हमारे पास इमर्जिंग कैटेगरीज में और कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, या इमर्जिंग कैटेगरी पे कोई रिसर्च ही नहीं की कोयटा ग्लैडिएटर ने? जी इरम, अच्छा, वही अभी हम यही बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि देखें, सब जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं इनका अपना, उन्हें जो बेहतर लग रहा है, सॉरी उन्हें जो बेहतर लगा उन्होंने वो इमर्जिंग कैटेगरी में जो है वो प्लेयर सेलेक्ट की हैं। ये नहीं है कि अगर किसी एक इमर्जिंग प्लेयर से परफॉर्म नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा है, तभी उस पर जो है ट्रस्ट किया है किसी फ्रेंचाइज ने। जिस तरह एमल की आपने बात की है, मैंने इनको खेलता देखा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और, क्योंकि अभी इमर्जिंग प्लेयर है, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एक अच्छा PSL जो है वो एक ब्रांड है, इनको सीनियर प्लेयर्स के साथ भी खेलने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। बाकी ये है कि मैं यही कहूँगी कि जैसे कोयटा है, कोयटा का इमर्जिंग के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसलिए उनका माइंड बिल्कुल अपसेट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो हंसा रंगा जब से उनके वो नहीं हुआ, उनको NOC नहीं मिला, कोयटा वहां से ज्यादा उनका माइंड जो है वो हिल गया। फिर उनके प्लेयर जो है वो अब रॉय भी वापस चले गए हैं, तो वो टीम जो है वो बिल्कुल उस चीज में सेट ही नहीं हुई। तो उनके जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो भी उस तरीके से अपने आप को प्रॉपर्ली दिखा नहीं सके इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, हमें एक कॉल लेनी है इरम, और हमारे साथ जुनेद है फ्रॉम भक्कर। जुनेद नाम है जी, तैमूर फ्रॉम भक्कर जी। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, जल्दी से अपना सवाल पूछ लें, वक्त कम है। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, इनको अगर कप्तानी से हटाकर परफॉर्मेंस देता है ये, तो इसको कैप्टन क्यों बनाया हुआ है हमने? क्या बोला है कप्तानी से? किसी के समझ में आया आपने? अच्छा, कप्तानी से हटा के अच्छा गेम खेलते हैं तो कप्तान क्यों बनाया हुआ है? तो भाई मिसबा क्यों बनाया हुआ है कप्तान इनको? मेरे ख्याल में उसने अपनी कप्तानी में ही अभी 4 ट्रॉफियां जीती हैं एज ए प्लेयर। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि कप्तानी में परफॉर्मेंस नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली कोई 1-2 मैच अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कप्तानी की वजह से हो रही हो। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 साल हो गए हैं जब पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करते हुए, और ही इज़ द टॉप परफॉर्मर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। आप ICC की ट्रॉफियाँ ऐसे नहीं जीतते। हम लोग कुछ ज़्यादा ही जो है ना क्रिटिकल हो जाते हैं और हम रीजंस ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि परफॉर्मेंस जी रन्स नहीं हो रहा तो ये वजह होगी वो वजह होगी। क्रिकेट इज़ नॉट इजी फॉर द बैट्समैन, स्पेशली आप टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं तो इट कैन हैपन। विराट कोहली जैसा बैट्समैन 2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसा बेचारा रन करने को तरस गया था। तो इट कैन हैपन टू एनीवन। इसका ये मतलब नहीं है कि कप्तानी का प्रेशर हो गया ये या वो है। He will eventually score runs. Yeah, he will eventually score runs and inshallah let's wish him all the very best. Once in a generation talent आता है बाबर जिस तरह का है, we really need to give respect to him without any doubt. लेकिन ज़ाहिर सीनियर्स बेहतरी के लिए कुछ एडवाइस ज़रूर देते हैं। सो थैंक यू सो मच मिसबा, थैंक यू इरम, इमाम, इंजी भाई, थैंक यू आप सबका बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। वैसे विराट जिक्र किया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, ऑस्ट्रेलिया नीड 75 मौका नहीं मिल पाया। मैं कल इस पे अगर मौका मिला तो बात करेंगे। बहुत इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जबरदस्त टेस्ट सीरीज चल रही है। इंडिया अपने ही लगता है स्पिन जाल में फंस गया। 75 रन नीडेड टू ऑस्ट्रेलिया टू विन। बहरहाल जी कल होगी आप लोगों से मुलाकात एक बार फिर। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।